हेलो एंड वेलकम टू जीनियस आईएएस। हमारी 20,000 प्लस एमसीक्यू सीरीज जो हम करवा रहे हैं, इसमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। इसमें जैसा हमने वादा किया है 20,000 से ज्यादा एमसीक्यूज हम आपके लिए लेके आने वाले हैं और ये सीरीज को हम पूरा रखेंगे, जारी रखेंगे, जहां पर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो पार्ट है जो मैं आपको करा रहा हूं, इसके हम सीरीज या फिर लेक्चर नंबर 3 पे हम पहुंच गए हैं। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। 20-25 मिनट का वीडियो आप एक साथ भी देख सकते हैं, अलग अलग उसमें प्लेलिस्ट में, या फिर अलग अलग करके भी देख सकते हैं। इसीलिए हमने वीडियोस की लेंथ को शॉर्ट भी रखा है जानबूझ के, ताकि जो लोग कम समय में देखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, उनके लिए भी है और अलग अलग हम उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एमसीक्यू सीरीज जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी में आए हों या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस में अगर कोई क्वेश्चन आया है, उन सबको हमने कंपाइल करके यहाँ पर हम आपके सामने लेके आ रहे हैं और उन्हीं की ये हमारी जो सीरीज चल रही है। और इसी में लेक्चर नंबर 3 जो हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट है उसको मैं कवर कर रहा हूं। और इसी में आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, इसको देखते हैं। कंसर्निंग ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, इससे कौन सी इनमें से करेक्ट है वो हमें बताना है। तो है क्या चीज, सबसे पहले ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी को समझते हैं। तो अगर आपको कोई इसमें आंसर करना चाहता है तो आप वीडियो पॉज करके उसका आंसर कर सकता है। मैं इसमें थोड़ा सा कंटिन्यू रखूंगा ताकि आप लोगों का जो इसमें जल्दी करना चाहते हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो। जो ये चाहते हैं कि और ज्यादा फास्ट, जिनको कॉन्सेप्ट का पता है, वो स्पीड को, यूट्यूब पे स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन है तो आप स्पीड बढ़ा के भी उसे देख सकते हैं। अदरवाइज जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उनको मैं यही कहूंगा कि नॉर्मल स्पीड पे इसे देखें ताकि कॉन्सेप्ट्स को आप धीरे से आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ये क्या है? ये क्या है? बेसिकली एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है कि पैसों की व्यवस्था कैसे करनी है, पैसों का कहां से इंतजाम करना है, किस चीज के लिए, एनवायरमेंट से रिलेटेड काम करने के लिए। और ये बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे, अगर हम देखें कि बहुत सारे जो हमारे अलग अलग जो कन्वेंशंस हुए, अलग अलग जो हमने स्टेप्स उठाए एनवायरमेंट के लिए, उनके लिए एक तरह का फाइनेंशियल मैकेनिज्म है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, जो कि हमने एस्टेब्लिश किया था। कब? जब हम देखेंगे कि हमारा जो रियो समिट हुआ था। रियो समिट कब हुआ था? ये ऑलरेडी हम कई बार इसमें देख चुके हैं। रियो समिट में, रियो अर्थ समिट जिसे हम कहते हैं, रियो अर्थ समिट हमारा जो 1992, इसमें जो रियो अर्थ समिट हुआ था, इसके दौरान हमने ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एस्टेब्लिश किया था। और ये कई तरह के फंक्शंस को, कई तरह के स्टेप्स को फाइनेंस करता है, फाइनेंस मैकेनिज्म। कैसे? जैसे इसमें आप सबसे पहले देखें तो हमारा हो जाएगा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसे हम कहेंगे सीबीडी। ठीक है, ऐसे ही होता है सीसीडी, टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम देखें तो इसी के अंदर आ जाएगा यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी ये क्या आ जाएगा? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसके बाद अगर हम देखें, इसके अलावा भी अगर हम देखें, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पे, या फिर इसके बाद अगर हम देखें मिनामाटा कन्वेंशन, मिनामाटा कन्वेंशन जो हुआ, ये सारी चीजों को ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा फाइनेंस किया जाता है। तो इसके हिसाब से अब हम आंसर देखने की कोशिश करें तो हमारा इट सर्व एज फाइनेंस मैकेनिज्म फॉर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बिल्कुल है, एंड यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी का आंसर है कि ये यहां पर इसके काम आता है। चलो, और कब एस्टेब्लिश हुआ था अगर कोई आपसे पूछे तो इसका आंसर हो जाएगा 1992 में, रियो अर्थ समिट। ठीक है, कहां हुआ था? रियो डे जेनेरियो में, ब्राजील में। चलो आगे चलते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज ऑल्सो नोन एज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा एक तरह का अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। क्या है? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। अम्ब्रेला लेजिस्लेशन किसे कहेंगे? कि जिस लेजिस्लेशन के तहत, जिस लॉ के तहत हम और भी बहुत सारे लॉज बना सकें। तो एक हमने कॉमन बना दिया और उसके अंदर बहुत सारे लॉज बना दिए। जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आपको एयर एक्ट अलग से दिख जाएगा, वाटर एक्ट दिख जाएगा, वाटर एक्ट दिख जाएगा, लैंड के लिए, लैंड यूज के लिए दिख जाएगा। अलग अलग बहुत सारे एक्ट हैं जो हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डाले हैं। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट एक हमारा अम्ब्रेला लेजिस्लेशन
अम्ब्रेला मतलब छाता, उसके नीचे बहुत सारे लॉज बना दिए हमने एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन के। तो ये एक हमारा अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, ये हमें पता होना चाहिए। चलो आगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, GEAC भी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कई बार देखते हैं। ये क्या करती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, ये बेसिकली जितने आपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स देखे हों, ये इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल हो सकते हैं, हैजार्डस हो सकते हैं, उन सब के ऊपर नजर रखने का काम जो है इस कमेटी का होता है। और यही हमारे यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी एनवायरनमेंट को अगर हम कहें हार्मफुल जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, उनके ऊपर नजर रखना, या फिर हम छोटा सा जो इसका सबसे फेमस एग्जांपल है वो हम कहते हैं GM क्रॉप्स। GM क्रॉप्स आपने सुना होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जितनी भी हैं उन सबको अप्रूवल कौन देता है? ये कमेटी देती है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और ये हमारी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ही बनी हुई है। तो इसमें से ये बोला है कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, तो हमारा हो जाएगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को भी देखते हैं, ये भी हमें पता लग गया। चलो अब अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल कौन सा होगा? तो सस्टेनेबल क्या होता है, मैंने इसको ऑलरेडी बहुत बार इसको डिफाइन किया। सस्टेनेबल क्या होता है? सस्टेनेबल है कि जिस हालात में हमें कोई चीज आज मिली है, उस चीज को हम कम से कम उससे बेटर नहीं बना सकते तो उससे बेकार नहीं करना, उसी हालात में वो हमारे नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन को भी मिल जाए, वो होता है सस्टेनेबल। जो सस्टेन करे ज्यादा टाइम के लिए, जो अपनी उसी कंडीशन में ही या उससे बेटर कंडीशन में हमसे अगले लोगों को मिले, यानी हमसे नेक्स्ट जनरेशन को मिले, उसे हम कहेंगे सस्टेनेबल। मैं आपको बहुत सिंपल जो एनवायरमेंट में जो इसकी डेफिनेशन यूज हो रही है, मोस्ट डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो हमारे लिए सस्टेनेबल होगी? तो आप बता सकते हैं सस्टेनेबल, अगर फार्मिंग की बात करें, एग्रीकल्चर में बात करें, तो सस्टेनेबल कब हो सकता है? कब हो सकता है, क्या कोई अंदाजा लगाएगा? तो जहां पे भी क्या हम खाद यूज करते हैं, जो भी हम बेसिकली जितने भी केमिकल्स हम यूज करते हैं, फर्टिलाइजर, तो क्या वो सस्टेनेबल है? नहीं, वो कहीं ना कहीं जमीन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम जिस चीज को खराब कर रहे हैं वो सस्टेनेबल कैसे हो सकता है? अगर मैं कहूं कि मुझे खेती बाड़ी को और बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर को और ज्यादा बढ़ाना है, तो मैं फॉरेस्ट के लैंड को काट के उसको एग्रीकल्चर लैंड में चेंज करूंगा। तो फॉरेस्ट को काटना क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस तरह की चीजें हमें सोचनी है जब भी सस्टेनेबल का नाम याद आ जाए, सस्टेनेबल का नाम आपको सुनाई दे। तो यहां पर अगर हम देखें तो सस्टेनेबल इनमें से कौन सा है? बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है सस्टेनेबल, एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए? तो पहला, एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेबल लैंड। अगर हम कल्टीवेबल लैंड को एक्सपेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट वगैरह इस तरह के एरिया को काटना पड़ेगा, ये हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं हो सकता। वहीं पर इंक्रीज्ड यूज ऑफ, अगर हम देखें सुपर फॉस्फेट, यूरिया, इफेक्टिव बायोसाइड्स, ये कहीं से हमसे सस्टेनेबल दिखानी है, कहीं ना कहीं लैंड को डिग्रेड करेंगे। ठीक है, देन वाइडर पॉपुलराइजेशन ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप। हाई यील्डिंग क्रॉप्स की वजह से क्या हुआ, हम सबने देखा ग्रीन रिवॉल्यूशन में, इसकी वजह से जो अगर हम कहें हमारी लैंड की फर्टिलिटी कम होगी, उसकी फर्टिलिटी, उपजाऊपन जो है हमारी जमीन का वो कम हो गया हाई यील्डिंग वैरायटीज के चलते हुए। यहां पर इनको और ज्यादा क्या चाहिए था? ज्यादा से ज्यादा इनको फर्टिलाइजर्स चाहिए थे। ठीक है, तो फर्टिलाइजर इसमें ज्यादा जाता गया, उसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल के खत्म हो गए, और न्यूट्रिएंट्स खत्म होने के कारण क्या हम इसे कहेंगे कि हमने किसी लैंड के सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खत्म कर दिए? क्या वो सस्टेनेबल है? नहीं, वो हम अगले हमारी आने वाली जनरेशन को उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म करके दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खराब हालत में दे रहे हैं, सही हालत में तो नहीं दे रहे, तो ये नहीं हो सकता। चलो यहाँ पे भी हो जाए, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज है तो अपने आप ही हो गया, अपने आप ही हट जाएगा। अब लास्ट भी देख लेते हैं, इंप्रूव्ड फार्म इंप्लीमेंट एंड मशीनरी, यूज ऑफ पोटेंट इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड को यूज कर रहे हैं तो कैसे हो जाएगा सस्टेनेबल? वो कहीं ना कहीं जमीन को कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। तो लेकिन अगर हम इसको देखें, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज, पेस्ट रेजिस्टेंट फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहे, उसके जगह किसी क्रॉप को हम उगा रहे हैं ताकि वो कीड़े मकोड़ों को भगाए। हम केमिकल ना डाल के वहीं पे और दूसरे पेड़ पौधों को उगा रहे हैं ताकि इन चीजों को भगाया जा सके। यहाँ पे ना तो केमिकल का यूज हो रहा है,
ना किसी ऐसी चीज का यूज हो रहा है जिससे जमीन डिग्रेड हो, तो ये कहीं ना कहीं हमें सस्टेनेबल दिखाई दे रहा है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा इसका, मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स, देन उसके बाद पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज, ये हमारा इसका आंसर रहेगा। चलो अगला भी देख लेते हैं। इससे आगे क्या है, द इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग। तो फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग बोला जाता है मसानोबु फुकुओका को, इनको बोला जाता है फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, ये हमें पता, ये हमें याद करना है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें एमएस स्वामीनाथन, ये किस लिए फेमस है? एमएस स्वामीनाथन का भी बहुत जगह नाम आता है और बहुत जगह इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। कौन है एमएस स्वामीनाथन? तो इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ था वो इन्हीं के कारण हुआ था। तो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। उसके बाद देख लेते हैं और कौन है। एक और हमने नाम सुना, नॉर्मन बोरलो। ये कौन है? नॉर्मन बोरलो, एल लिखा हुआ है, ठीक है, नॉर्मन बोरलो। ये कौन है? ये वर्ल्ड में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं वो ये हैं। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ये है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारे नॉर्मन बोरलो हैं। लेकिन फादर ऑफ इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन को जो शुरुआत करने वाले थे वो थे एमएस स्वामीनाथन। तो एमएस स्वामीनाथन को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन और बोरलो को बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। पूरे वर्ल्ड वाइड जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू करवाया वो ये थे। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। और फुकुओका नेचुरल फार्मिंग, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जापान से है, तो इनको फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। चलो आगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो कि 2010 में आया था। एक तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस साल में कोई एक्ट आ रहा है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट आया था हमारा बेसिकली 2010 में, इनेक्टेड इन कंसोनेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कि किस एक्ट के तहत इस एक्ट को हम लेके आए थे, बेसिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट को किस एक्ट के तहत लेके आए थे, किस प्रोविजन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन के तहत हम लेके आए थे। तो ये बेसिकली हम अपने राइट टू लाइफ के लिए लेके आए थे। राइट टू लाइफ, जीने का जो हमारा अधिकार है, उसमें एक अधिकार हो जाता है हम जिएंगे कैसे जब तक हमें हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। तो राइट टू लाइफ में एक कंपोनेंट होता है राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, और उसी राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट को इनेक्ट करने के लिए, ताकि राइट टू लाइफ आपका बना रहे, तो उसी के लिए हम लेके आए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। तो आर्टिकल 21 में हमारा कहीं लिखा हुआ है, तो हमारा ये तो इसका सही है कि ये तो है ही है, लेकिन बाकियों को भी देख लेते हैं। प्रोविजन ऑफ ग्रांट्स फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल्ड एरियाज फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 275। कॉमन सेंस भी लगाएं तो इसका ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट से कोई मतलब दिखाई नहीं देता, तो ये हमारा है नहीं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 243A। अब ग्राम सभा के फंक्शन का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से कोई मतलब है नहीं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, और एनवायरनमेंट का जो हमारा रिलेशन है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल 253 में हमें दिखाई देगा, या फिर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 21 में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, या फिर हम डीपीएसपी में भी देखेंगे, वहां पे भी हमें कुछ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो मेन है वो ये हो जाता है राइट टू लाइफ में। इसके अंदर राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट है जिसके तहत हमने इसको बनाया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली वन। ठीक है, चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या क्या है। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972। क्या सही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब प्रपोज किए गए? तो ये गलत है, 1972 में नहीं, 2012 में प्रपोज किए गए थे बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड क्लब ऑफ रोम। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं था। अगर 2012 में देखें तो हमारी हुई थी रियो +20 कॉन्फ्रेंस, जिसको हम कहां पे हुई थी? रियो डे जेनेरियो में। रियो डे जेनेरियो में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, और यहां पर इन्होंने फैसला लिया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, और इसको एडॉप्ट किया था हमने 2015 में। एडॉप्ट कब किया? एडॉप्ट किया हमने 2015 में। इसको प्रपोज किया 2012 में रियो डे जेनेरियो में, और एडॉप्ट किया 2015 में। तो पहला तो हमारा ये गलत हो गया। सेकेंड, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। यस, बिल्कुल सही बात है।
2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमें दिए गए हैं वो अचीव करने हैं। ये बिल्कुल सही है। तो हमारा इसमें पहला गलत है और हमें क्या बताना है, करेक्ट वाले बताने हैं, तो ओनली टू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू एजेंडा 21, एजेंडा 21 के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। समटाइम्स सीन इन द न्यूज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एजेंडा 21 बिल्कुल सही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है और ये ग्लोबल एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, बिल्कुल सही है। इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग इन 2002। कैसा है एजेंडा 21 को अगर हम देखें तो एजेंडा 21 का ओरिजिन हमें 1992 में ही दिखाई देता है, रियो अर्थ समिट में, वहीं से निकल के आया था रियो अर्थ समिट। ठीक है, तो एजेंडा 21 वहीं से ही निकल के आया था और ये हमारा एक गलत हो जाता है क्योंकि ये कब है, 1992। ठीक है, और ये हुआ कहां था, रियो डे जेनेरियो में, जोहान्सबर्ग में नहीं, रियो डे जेनेरियो में। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो हमारा इसका सेकंड गलत हो गया। बताना क्या है, करेक्ट वाले बताने हैं, तो इसमें ओनली वन हमारा ठीक है और 2 गलत है, तो ओनली 1 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलो आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस में इनमें कौन सा रिलेटेड है, तो प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल में फॉरेस्ट पॉलिसी कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने की बात करते हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने की बात करता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी कहीं ना कहीं उनके पॉल्यूशन कम करने से रिलेटेड है, तो इकोलॉजिकल बैलेंस की ही बात करते हैं। और उसके बाद एजुकेशन पॉलिसी में भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट रिलेटेड चीजें, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिलेटेड चीजें एजुकेशन में हमें इंट्रोड्यूस करनी है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए हमारा जिम्मेदार है। तो हम कहेंगे कि इनमें से करेक्ट बताने हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड, ये सारे रिलेटेड हैं, तो हमारा डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, नेचुरल वेजिटेशन इज ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट एंड सेकेंड इज वाटर लविंग प्लांट्स आर फाउंड इन अ मॉइस्ट क्लाइमेट। क्या ऐसा सही है? क्या हम कहीं की वेजिटेशन देख के, वनस्पति देख के वहां के क्लाइमेट का बता सकते हैं कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। जहां पे अगर हम वनस्पति देखें, वेजिटेशन देखें, उससे हमें वहां का क्लाइमेट पता लग जाता है, किस तरह के पेड़ पौधे हैं। जैसे कहीं पे कैक्टस दिखाई दे तो उसका क्या मतलब है कि अगर कहीं कैक्टस है तो वहां बारिश कम हो रही है, तभी तो वहां पे उस तरह के पौधे हो पाते हैं जहां पे पौधों को पानी कम चाहिए। जहां पर इस तरह के पौधे हैं जहां पे पानी ज्यादा चाहिए, जहां जिन पौधों को पानी ज्यादा चाहिए वो कहां पैदा होंगे, वो वहीं पैदा होंगे जहां पे पानी ज्यादा मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि वेजिटेशन जो है, नेचुरल वेजिटेशन, वो ट्रू इंडेक्स होता है क्लाइमेट का। जहां पे भी क्लाइमेट, जिस तरह का क्लाइमेट होगा वहां पे उसी तरह का वेजिटेशन मिलेगा। तो वेजिटेशन को देख के हम क्लाइमेट का पता लगा सकते हैं। और उसी का एग्जांपल है वाटर लविंग प्लांट, वो कहां मिलेंगे, जहां पर पानी ज्यादा होगा। वाटर लविंग प्लांट कहां मिलेंगे, जहां पानी ज्यादा होगा, यानी मॉइस्ट क्लाइमेट में, जहां पे नमी ज्यादा होगी वहीं पे वाटर लविंग प्लांट मिलेंगे। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। तो ये सही है और इसका रीजन भी सही है, दोनों सही है, यहां पर ए हो जाएगा। दोनों बात एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, तो ये यहां पर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और हम देख लेते हैं आज का, कंसीडर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तीसरी या चौथी बार हमारे पास आ रहा होगा, तो इसका तो आंसर मेरे बिना बताए भी आप बता सकते हैं, जिसने पहली 2 सीरीज देखी होगी। तो क्या है इसका आंसर, बता सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, फोटोसिंथेसिस, बताना क्या है, विच ऑफ द अबव ऐड कार्बन डाइऑक्साइड टू द कार्बन साइकिल ऑन अर्थ, यानी एनवायरमेंट में इनमें से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड कर रहा है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे सोख लेते हैं एनवायरमेंट से, तो वो ऐड नहीं कर रहे, कम कर रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता। तो इनमें से जहां जहां 1 है वो तो हम काट देंगे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचे 2, 3 और 2, 3, 4, यानी 2 और 3 तो है ही। रेस्पिरेशन से हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी एनवायरमेंट में ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर का जब डिकम्पोजिशन होता है, डीके होता है, तो कहीं ना कहीं कार्बन उसमें से रिलीज होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से भी रिलीज हो रही है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। वॉल्केनिक एक्शन में जो अर्थ के नीचे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है वॉल्केनिक एक्शन के दौरान, तो ये भी हमारा सही है। तो 2, 3 एंड 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने आज की सीरीज में जो हमारे क्वेश्चंस थे ये किए। हमारी ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही हो तो कम इसमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कहीं पे फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ गलती हमसे ना हो, लेकिन फिर भी अगर कहीं हो जाती है तो जहाँ पे भी कहीं करेक्शन हो तो आप हमें बता सकते हैं, या फिर कोई सुझाव हो आपका वो भी हमें बता सकते हैं, या फिर कहीं पे कोई भी डाउट हो तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के जरिए, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस लाके आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।